मूवी रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2011 की एक कॉमेडी, फैंटेसी और रोमांस फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है मिडनाइट इन पेरिस। आगे स्पॉयलर्स हैं, ध्यान से देखें। गिल पेंडर एक सफल हॉलीवुड स्क्रीन राइटर है जो अब एक नॉवेलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी पहली नॉवल को पूरा करने में उसे काफी मुश्किल हो रही है। वह अपनी फियांसे इनेस और उसके अमीर रिपब्लिकन पेरेंट्स के साथ पेरिस घूमने आता है। वह बार बार इस बारे में बात करता है कि उसे इस शहर में रहना कितना पसंद आएगा, खासकर जब बारिश होती है। वह यह भी कहता है कि काश वह 1920s के दौर में यहाँ होता, जिसे वह गोल्डन एज मानता है। लेकिन इनेस के लिए पेरिस बस एक वेकेशन की जगह है। उसे यूएस छोड़कर कहीं और रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे लगता है कि गिल के सपने सिर्फ एक झूठी कल्पना है। एक दिन इनेस के पेरेंट्स के साथ लंच करते समय वे पॉल और उसकी वाइफ कैरल से मिलते हैं, जो इनेस के दोस्त हैं। पॉल उन्हें साथ में साइट सीइंग पर चलने का न्योता देता है। गिल का मन नहीं होता, लेकिन इनेस मान जाती है। बाद में होटल लौटकर दोनों में इस बात पर बहस होती है। इनेस को लगता है कि पॉल बहुत इंटेलिजेंट है और गिल को अपना किताब का ड्राफ्ट उसे पढ़ने देना चाहिए ताकि वह क्रिटिक दे सके। लेकिन गिल को पॉल एक सूडो इंटेलेक्चुअल लगता है। धीरे धीरे इनेस और पॉल की नजदीकियां गिल के लिए असहनीय हो जाती हैं। पॉल हर विषय में खुद को एक्सपर्ट समझता है और कभी बोलना बंद नहीं करता। वह इतना घमंडी है कि म्यूजे रोदा के टूर में गाइड से भी बहस कर बैठता है। गिल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, जबकि इनेस उसे बहुत एडमायर करती है। एक रात इनेस पॉल के साथ डांसिंग के लिए जाती है। गिल, जो थोड़ा नशे में होता है, पॉल को झेलना नहीं चाहता और अकेला होटल वापस पैदल निकल पड़ता है। रास्ते में वह भटक जाता है और एक पुराने से बिल्डिंग के दरवाजे पर बैठकर आराम करने लगता है। तभी पास की घड़ी में 12 बजते हैं, मिडनाइट। उसी समय एक पुरानी कार उसके पास आकर रुकती है। जैसे ही गिल उठकर जाने वाला होता है, कार का हॉर्न बजता है। वह चौंक जाता है। कुछ देर हेजिटेशन के बाद वह कार में बैठ जाता है। कार उसे एक पार्टी में ले जाती है जहां वह 1920s के कुछ मशहूर लोगों से मिलता है, जैसे कोल पोर्टर, जेल्डा और स्कॉट फिट्जजेराल्ड। शुरुआत में गिल को लगता है कि ये सब नाम महज एक संयोग है, भले ही उन्हें बताया जाता है कि पार्टी जीन कॉक्टो के लिए है। वह खेलने जैसा साथ देता है। जब जेल्डा बोर हो जाती है तो वह स्कॉट और गिल को अपने साथ बाहर चलने के लिए मना लेती है। तीनों ब्रिक टॉप्स नाम की जगह जाते हैं जहां जोसेफिन बेकर डांस कर रही होती है। यहीं पर गिल को एहसास होता है कि वह सच में समय में पीछे 1920s में चला गया है। इसके बाद वे एक कैफे जाते हैं जहां गिल की मुलाकात अर्नेस्ट हेमिंग्वे और हुआन बेलमोंटे से होती है। गिल हेमिंग्वे से पूछता है कि क्या वह उसकी नॉवेल पढ़ेगा। हेमिंग्वे मना कर देता है और कहता है कि किसी राइटर को कभी दूसरे राइटर से अपना काम क्रिटिक नहीं करवाना चाहिए। लेकिन वह यह मान लेता है कि वह गिल का मैन्यूस्क्रिप्ट गर्ट्रूड स्टाइन को दिखा देगा। यह सुनकर गिल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और होटल से अपनी किताब लाने के लिए कैफे से बाहर भागता है। लेकिन बीच रास्ते में उसे एहसास होता है कि उन्होंने मिलने की कोई जगह तय ही नहीं की थी। वह वापस उसी बिल्डिंग पर जाता है जहां से आया था, लेकिन कैफे की जगह वहां अब लॉन्ड्रोमैट होता है, यानी वह वापस प्रेजेंट में आ चुका है। अगली सुबह जब इनेस उसे अपनी मजेदार रात के बारे में बताती है, गिल अभी भी शॉक में होता है और यकीन नहीं कर पाता कि कल क्या हुआ था। वह इनेस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती। फिर वे इनेस की माँ के साथ शॉपिंग पर जाते हैं। इनेस की माँ गिल को घुमा फिराकर चीप कहती है। बारिश शुरू होते ही गिल चाहता है कि सब बारिश में चलें, लेकिन उन्हें यह आइडिया पसंद नहीं आता। शाम को गिल अपना मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर इनेस को उस जगह पर लाता है जहां पिछली रात कार ने उसे उठाया था। वह चाहता है कि इनेस को टाइम ट्रैवल वाली बात सच दिखा सके। इनेस कुछ देर इंतजार के बाद बोर होकर चली जाती है। गिल उम्मीद नहीं छोड़ता। जैसे ही घड़ी में मिडनाइट होती है, वही पुरानी कार फिर आती है। इस बार उसमें हेमिंग्वे बैठा होता है। वह गिल को प्यार और पैशन की असली भावना के बारे में बताता है, जिससे गिल अपने और इनेस के रिश्ते को लेकर शक करने लगता है। कार उन्हें एक जगह ले जाती है जहां गिल की मुलाकात गर्ट्रूड स्टाइन, पाब्लो पिकासो और उसकी प्रेमिका एड्रियाना से होती है। गर्ट्रूड पाब्लो की पेंटिंग पर उसे डांटती है कि उसने एड्रियाना को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं किया। फिर वह गिल का मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर शुरुआती कुछ लाइनें जोर से पढ़ती है। एड्रियाना तुरंत कहती है कि उसे कहानी बहुत पसंद आ रही है। गर्ट्रूड वादा करती है कि वह पूरी किताब बाद में पढ़ेगी। अभी उसे हेमिंग्वे से बात करनी है, तो गिल एड्रियाना के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है। वहां दोनों पुराने समय और कला के प्रति अपने प्यार पर बात करते हैं। एड्रियाना उसे बताती है कि उसने कितने मशहूर आर्टिस्ट्स को डेट किया है और कहती है कि पिकासो बहुत मुश्किल इंसान है। वह गिल को एनकरेज करती है कि वह अपना सपना पूरा करे और पेरिस में रहने आ जाए। होटल लौटते समय गिल एड्रियाना और उन मशहूर लोगों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। खासतौर पर एड्रियाना उसके मन में बस जाती है। अगले दिन गिल इनेस और उसकी माँ के साथ फिर शॉपिंग पर जाता है। एक एंटीक शॉप में वह पोर्टर्स म्यूजिक सुनता है और क्लर्क गैब्रियल से बात करता है, जो खुद भी बड़ी फैन होती है। बाद में वे पॉल के साथ म्यूजियम जाते हैं, जहां पॉल फिर से पेडांटिक अंदाज में लेक्चर देता रहता है। इस बार गिल को बोलने का मौका मिलता है जब वे एड्रियाना की पिकासो पेंटिंग देखते हैं। गिल
बिल्कुल वैसा ही क्रिटिसिज्म दोहराता है जैसा गर्ट्रूड ने पिछली रात कहा था। सब प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद गिल हर रात उन 1920s में वापस जाने लगता है। वह इनेस को कहता है कि वह इंस्पिरेशन के लिए वॉक्स पर जा रहा है और इससे उसकी राइटिंग में भी मदद हो रही है। इनेस को कोई परवाह नहीं होती और वह रातें पॉल के साथ बिताती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को शक हो जाता है और इनेस का पिता एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को गिल के पीछे लगा देता है। गिल कई पार्टियों में जाता है और एड्रियाना के साथ उसका रिश्ता और गहरा होता जाता है, खासकर तब जब एड्रियाना और पिकासो का ब्रेकअप हो जाता है। एक रात वे जेल्डा को नदी में कूदने से रोकते हैं क्योंकि उसे लगता है स्कॉट उससे प्यार नहीं करता और उसे अपना रूप पसंद नहीं। गिल उसे वैलियम देता है जो वह पैनिक अटैक्स के लिए साथ रखता है। एड्रियाना को यह जानकर दुख होता है कि गिल एंगेज्ड है। जब गिल उसे इनेस के बारे में बताना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उनके बीच ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है और उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। एड्रियाना ऑकवर्ड एक्सक्यूज देकर चली जाती है। गिल बार में साल्वाडोर दाली, मैन रे और लुइस बुन्युएल के साथ रुकता है। ये सरियलिस्ट आर्टिस्ट्स हैं और उसे फ्यूचर से आने की बात पर भी यकीन कर लेते हैं। दाली कहता है कि उसकी आंखों में उदासी है। गिल बताता है कि वह एंगेजमेंट को लेकर परेशान है और इनेस के साथ नहीं रहना चाहता। अगली सुबह गिल चाहता है कि इनेस उसके साथ थोड़ा समय बिताए, लेकिन वह पॉल से मिलने के लिए जल्दी उठ जाती है। गिल उनके साथ न जाकर उस टूर गाइड से मिलने जाता है जिससे पॉल ने बहस की थी, होपिंग कि उसे अपने प्यार की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिले, लेकिन कोई जादुई जवाब नहीं मिलता। गिल रात में फिर से 1920s में जाता रहता है। एक दिन उसे गर्ट्रूड से पता चलता है कि एड्रियाना हेमिंगवे के साथ अफ्रीका चली गई है। वह उसे यह भी बताती है कि उसने गिल की किताब पढ़ ली है, उसमें अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन उसे इतना डिफीटिस्ट होना बंद करना चाहिए। वीकेंड पर गिल इनेस की प्लान्स को नजरअंदाज करके अपने कमरे में लिखने में लगा रहता है। एक बार वह गैब्रियल की दुकान पर जाकर पोर्टर का रिकॉर्ड खरीदता है। फिर एक बुक स्टॉल पर उसे एड्रियाना की पुरानी डायरी मिलती है। वह उसे ट्रांसलेट करवाता है। डायरी में एड्रियाना पेरिस के प्रति अपने प्यार और कई मशहूर आर्टिस्ट्स के साथ अपने अफेयर्स के बारे में लिखती है। वह कन्फेस करती है कि वह गिल से प्यार करने लगी है और उसने सपना देखा है कि गिल उसे इयररिंग्स गिफ्ट कर रहा है और फिर वे साथ समय बिताते हैं। यह पढ़कर गिल इंस्पायर्ड महसूस करता है। वह अच्छे कपड़े पहनकर एड्रियाना को इयररिंग्स देने की तैयारी करता है जो वह अपनी फियांसे से चुराता है। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला होता है, आइनेस और उसके पेरेंट्स अचानक लौट आते हैं क्योंकि उसके पिता को चेस्ट पेन हुआ होता है। आइनेस को शक होता है कि गिल ने दिन भर राइटिंग करते हुए इतना तैयार होकर क्यों रखा है। वह पूछती है तो गिल झूठ बोल देता है कि उसने नहाते समय इंस्पिरेशन लिया। तभी उसे एहसास होता है कि इयररिंग्स गायब हैं और वह मेड पर शक करती है। गिल जल्दी से बाथरूम में जाकर नाटक करता है कि उसे इयररिंग्स वहीं मिले हैं। इसके बाद वह असली इयररिंग्स खरीदने के लिए दुकान जाता है। मिडनाइट होते ही वह अपना नया मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर गर्ट्रूड के पास एड्रियाना के बारे में पूछने जाता है। गर्ट्रूड उसे बताती है कि वह किस पार्टी में एड्रियाना को पा सकता है। गिल वहां पहुंचकर एड्रियाना को अपने साथ प्राइवेट में फीलिंग्स पर बात करने के लिए कहता है। जाने से पहले वह बुन्युएल को द एक्सटर्मिनेटिंग एंजल की कहानी का आइडिया भी बताता है। फिर वह एड्रियाना को किस करता है और उसे इयररिंग्स देता है जिसे एड्रियाना बहुत पसंद करती है। तभी एक घोड़ा गाड़ी वहां आती है। एक अमीर कपल उन्हें साथ चलने का न्योता देता है। ये कैरेज भी समय में पीछे ले जाती है। इस बार वे बेल एपोक में पहुंचते हैं जो एड्रियाना का गोल्डन एज है। वे मैक्सिम्स पेरिस रेस्टोरेंट में डांसिंग और ड्रिंकिंग करते हैं। फिर मुलैन रूज जाते हैं जहां ऑनरी द टुलूज लौट्रेक, पॉल गोगैन और एडगर देगा से मिलते हैं। वे सब आर्ट पर बात करते हैं। गोगैन कहता है कि नई जनरेशन में इमेजिनेशन नहीं है। तीनों मानते हैं कि रेनेसांस सबसे बेहतरीन युग था। वे एड्रियाना को बेल एपोक में कपड़े डिजाइन करने का काम देने की पेशकश करते हैं।